हाय गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिशा कोचिंग क्लासेस में। देखो, हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था पक्षियों के प्रकार, और ये ईवीएस पेपर फर्स्ट के लिए है। ठीक है, तो इसमें पढ़ाएंगे हम जानवरों के प्रकार। ठीक है, तो देखो, जानवरों के प्रकार। तो सबसे पहले जो टॉपिक है हम वो पढ़ेंगे कि सबसे पहले पढ़ेंगे स्तनधारी, सरीसृप और कीट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे स्तनधारी की। तो स्तनधारी कौन होते हैं? देखो, मेन बात तो ये है कि स्तनधारी वो होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, मतलब अंडे नहीं देते, बच्चों को जन्म देते हैं। तो देखो, स्तनधारी मादाओं में विशेष स्तन ग्रंथि होती है। जो स्तनधारी मादाएं होती हैं उनमें स्तन ग्रंथि होती है, जिससे वे अपने बच्चों को पौष्टिक दूध पिलाती हैं। मतलब जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी जो जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बच्चों को जन्म देते हैं। और मतलब मादाओं में स्तन ग्रंथि होती है, स्तन ग्रंथियाँ होती हैं, जिससे क्या करती हैं, वो अपने बच्चों को पौष्टिक दूध पिलाती हैं। ठीक है, दूसरे पॉइंट की बात करें तो इनके शरीर पर बाल होते हैं। अब देखो, अगर मानव की बात करने लगे तो हम देखो कि हमारे शरीर पे क्या होते हैं, बाल होते हैं। ठीक, ये जो बाल होते हैं वो क्या करते हैं, ये गर्म रक्त वाले जीव हैं। मतलब कहने का ये है कि जो स्तनधारी होते हैं वो जो गर्म रक्त वाले ये उनका जो ब्लड है वो गर्म होता है, कि जिसका अर्थ है बाहरी जो बाहर वाला टेम्परेचर होता है, बाहर वाले टेम्परेचर के अनुसार अपने शरीर का तापमान नियंत्रित कर सकते हैं। मतलब उनका जो टेम्परेचर होता है, अगर हम बाहरी टेम्परेचर की बात करें तो उससे अपने शरीर को टेम्परेचर को नियंत्रित कर सकते हैं। ये बच्चों को जन्म देते हैं, मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, अगर अपवाद की बात करें तो इनमें एक अपवाद है जो प्लेटिपस होती है। ये क्या करते हैं, ये स्तनधारी हैं पर अंडे देते हैं। ठीक, अब देखो, इनके कान के मध्य भाग में 3 हड्डियां होती हैं। मतलब कहने का ये है कि जो स्तनधारी होते हैं इनके कान के 3 हड्डियां होती हैं। अब वो 3 हड्डी कौन कौन सी होती हैं? वो 3 हड्डी होती हैं, नंबर 1 होती है मेलियस। ठीक, नंबर 2 होती है इनकस, और नंबर 3 होती है स्टेपस। अब स्टेपस की बात करें तो ये क्या होती है, ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, सबसे छोटी हड्डी है। समझ में आया? तो मैंने बताया कि मतलब जो मानव शरीर की जो कान में 3 हड्डियां होती हैं, तो कौन कौन सी हड्डियां होती हैं? मेलियस, इनकस, स्टेपस। और हमारा जो ये स्टेपस है ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। समझ में आ गया? अब अगर स्तनधारियों के आकार की बात करें तो स्तनधारियों का आकार बहुत छोटा, मतलब बहुत छोटा, कि 29 से 30 सेंटीमीटर के लगभग भी हो सकता है, जैसे कि चमगादड़ है, से लेकर बहुत बड़ा 33 मीटर तक, जैसे कि विलू व्हेल जो होती है, इतना बड़ा भी। मतलब कहने का ये है कि जो स्तनधारी होते हैं वो बहुत छोटी भी होती हैं और स्तनधारी बहुत बड़ी भी होती हैं। यहाँ तक समझ में आए? तो ये होते हैं स्तनधारी। तो स्तनधारियों की मेन बात क्या है? स्तनधारी बच्चों को जन्म देते हैं, स्तनधारी बच्चों को दूध पिलाते हैं, इनके शरीर पर बाल होते हैं, इनका जो शरीर जो ब्लड होता है वो गर्म होता है, जिससे कि वो अपने बाहरी टेम्परेचर को अपने शरीर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, नियंत्रित करते हैं मतलब। और इनके कान की जो होती हैं 3 हड्डियाँ होती हैं। ठीक, और ये छोटे आकार से लेके बड़े आकार तक की होती हैं। तो इनके एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि मानव है, शेर है, व्हेल है, चमगादड़ है, बंदर है, हाथी है, कुत्ता है। अब देखो, सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है चमगादड़ के बारे में। एनसीईआरटी से आपके एक एक पॉइंट नोट किया, इससे अलग कहीं से कुछ नहीं आएगा। समझ में आ गया? तो ये बात हो गई यहाँ पे स्तनधारी की। आगे बात करेंगे हम सरीसृप की। तो देखो, वे प्राणी जो धरती पर सरक कर चलते हैं,
मतलब रेंग कर चलना या सरक कर चलते हैं। वे हवा में सांस लेने वाली रीढ़धारी जंतु का समूह है। रीढ़धारी या फिर कोशेरुकी जीवों का एक वर्ग है। या तो रीढ़धारी जंतु बोलो इन्हें, या फिर बोल दो कि कोशेरुकी जीवों का एक वर्ग है, जो क्या करते हैं, ये ज़मीन पर सरक सरक के चलते हैं, रेंग रेंग के चलते हैं। ये क्या करते हैं, ये अंडे देते हैं। जो सरीसृप होते हैं ये अंडे देते हैं, और जो इनकी त्वचा होती है वो सूक्ष्म होती है और पापड़ीदार होती है। ऊपर से रूखी रूखी सी इनकी त्वचा होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि सांप है, छिपकली है, कछुआ है, मगरमच्छ है और घड़ियाल है। ये हो गए सरीसृप के बारे में। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। ठीक, आगे बात करेंगे कीट की। तो देखो कीट के बारे में, कीट तो आप जानते ही हो। कीट होते हैं जैसे कि बिच्छू है, तिलचिट्टा है, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, तितली, चींटी, ये सभी क्या होते हैं, हमारे कीट होते हैं। ठीक, तो ये तीनों टॉपिक आपको समझ में आए, स्तनधारी, सरीसृप और कीट के बारे में। ठीक, यहाँ तक ये 3 पॉइंट हमारे क्लियर होते हैं। आगे देखो, अब देखो एक नोट पॉइंट है आपका। तो देखो जो रेशम का कीड़ा होता है, अगर रेशम के कीड़ा की बात करें तो रेशम का जो कीड़ा होता है वो अपनी मादा को गंध से, अपनी जो मादा होती है, मादा को गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। ऐसे ही इसमें आती है जैसे कि चींटी है। अगर चींटी की बात करें, चींटी होगी या फिर मधुमक्खी, ये भी क्या है, ये अपने सदस्यों को, जो इनके सदस्य होते हैं, ये अपने सदस्यों को, अपने सदस्यों को गंध से ढूंढते हैं। ये चीज़ क्लियर हुई। जैसे रेशम का कीड़ा हो गया, ठीक, चींटी होगी, मधुमक्खी होगी, ये क्या करते हैं, ये अपने सदस्य को या अपने समूह के सदस्य को क्या कर लेते हैं, गंध से, उनकी गंध से ढूंढ लेते हैं। समझ में आ गए। अब बात करेंगे हम परजीवी या परजीविता की। ठीक है, कि परजीवी कौन होते हैं। देखो परजीवी वे होते हैं परजीवी जो क्या करते हैं, वे जीव हैं जो किसी अन्य जीव पर डिपेंड होते हैं, आश्रित होते हैं। ठीक, वे उनका फ़ायदा उठाते हैं, मतलब उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं और उनसे फ़ायदा उठाते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक, वो परजीवी जंतु कहलाते हैं। मतलब कहने का ये है, उन्हीं के पे डिपेंड है, उन्हीं को नुकसान पहुंचाएंगे और उन्हीं से फ़ायदा उठाते हैं। ठीक, तो वो कहलाते हैं परजीवी। जैसे कि अगर जोंक की बात करें, जोंक, जूं, अमरबेल, ये मतलब एक परजीवी पौधा है। ठीक, खटमल हो गया और मच्छर हो गया। ठीक, तो ये होते हैं परजीवी। मतलब कहने का ये है कि अपना खाना भी दूसरों पर डिपेंड है, इनका रहना भी दूसरों पर डिपेंड है। ठीक, ये होते हैं परजीवी। पर इन्हें क्या करते हैं, इन्हें तुरंत नहीं मारते। मतलब कहने का ये है कि अगर हम खटमल या मच्छर की बात करें तो ये मारते नहीं हैं हमें, क्या करते हैं, वहाँ से अपना खाना, खून चूसते हैं, वहीं पर रहते हैं। ठीक है, जूं की बात करें तो जैसे सर में रहती है और खून चूसती है, मतलब फ़ायदा उठाती है, खाना वहीं से लेती है और नुकसान पहुंचाती है। तुरंत नहीं मारती है, पर यहाँ से अपनी चीज़ों को करती है। जैसे ऐसे परजीवी पौधा है, वहीं से वो चीज़ लेनी है, अपना खाना लेना है, उनसे फ़ायदा उठाना है, उनको नुकसान पहुंचाना है, ये काम होता है परजीवियों का। तो ये हो गए परजीवी। अब देखो, अब आता है एक सहजीविता या सहजीवी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाते हैं। देखो, जब दो जीव या दो पौधे एक दूसरे पर मतलब निर्भर रहते हैं, डिपेंड रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, मतलब नुकसान नहीं पहुंचाते, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, तो ये सहजीवी कहते हैं, इन्हें सहजीवी कहते हैं। अब अगर जैसे मैं बात करूं लाइकेन में शैवाल और फफूंदी की, मटर का पौधा राइजोबियम की, तो देखो सबसे पहले बात करेंगे हम लाइकेन की।
ठीक है। लाइकेन की बात करें तो लाइकेन जो होता है कवक व शैवाल, शैवाल का सहजीवी है, मतलब सहजीवन है। ठीक, इसमें देखो कवक क्या करता है, जो कवक है वो कवक सुरक्षा और खनिज देता है। मतलब कहने का ये है कि रहने का घर देता है और उसे खनिज पदार्थ देता है। और जो शैवाल है, शैवाल का काम क्या है, शैवाल प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस से, प्रकाश संश्लेषण से फूड बनाता है। समझ में आया? तो जो लाइकेन है ये क्या करता है, कवक तो इसको सुरक्षा और खनिज पदार्थ देता है, और शैवाल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस से फूड प्रिपेयर करता है। तो ये एक दूसरे पे इस तरीक़ा से डिपेंड होते हैं और एक दूसरे के काम आते हैं। अब अगर राइजोबियम की बात करें तो देखो जो मटर का पौधा है राइजोबियम, तो मैं बता दूं ये जीवाणु जो दलहनी प्लांट होते हैं ना हमारे, जैसे मटर हो गई, मटर का पौधा हो गया या फिर चना हो गया, इनकी जड़ों में रहते हैं ये जीवाणु। राइजोबियम जो जीवाणु है ये दलहनी पौधों के जड़ों में रहते हैं, जैसे कि मटर का पौधा या चने का पौधा। ठीक, ये क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, मतलब नाइट्रोजन प्रदान करते हैं, और बदले में प्लांट को क्या करते हैं, फूड वह उससे घर प्राप्त करते हैं। मतलब कहने का ये है जो राइजोबियम प्लांट है, जो राइजोबियम वो है राइजोबियम जीवाणु है, वो क्या करता है, देखो जो नाइट्रोजन है, जैसे नाइट्रोजन हमारे इन्वायरमेंट में ऐसे तो बहुत है, पर प्लांट उसको डायरेक्टली नहीं लेता है, प्लांट उसको सोलेबल मात्रा में लेता है, जो कि जीवाणु उसको राइजोबियम जीवाणु उनको डिजोल्व मात्रा में पौधे को प्लांट करता है, और बदले में उससे उसकी जड़ों में रहता है, घर लेता है उससे, और उससे फूड प्राप्त करता है। समझ में आ गए यहाँ पे? ये चीज़ हो गई सहजीवी। ठीक है, अब देखो आगे बात करेंगे जानवरों की। अब जानवरों में सबसे पहले बात करेंगे स्लॉथ की। इम्पोर्टेंट है ये स्लॉथ। देखो ये देखने में तो होता है भालू जैसा, पर भालू नहीं होता, भालू के जैसा होता है। ये दिन में करीब 17 घंटे सोता है। मतलब कहने का ये है कि दुनिया का सबसे आलसी जानवर है ये। 17 घंटे पेड़ पर उल्टा लटक कर आराम करता है, आराम से मतलब सोता है। ये अपने जीवन काल में सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमता है। मतलब ऐसा है, सोता ही इतना है, तो ये अपने पूरे जीवन काल में, अगर इसके जीवन काल की बात करें तो करीब 40 वर्ष का इसका जीवन काल होता है, और ये अपने पूरे जीवन काल में ओनली 8 पेड़ों पर ही घूमता है, और जिन पेड़ों पे ये रहता है उन्हीं के पत्ते खाता रहता है। ठीक, ये सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए पेड़ से उतरता है। अब सोचो कितना आलसी होगा। तो ये होता है स्लॉथ के बारे में। समझ में आ गया? ये यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखो आगे बात करेंगे बाघ की। बाघ, तो देखो बाघ के बारे में टॉपिक, मतलब जो पॉइंट मैंने इसमें लिखे हैं वो बिल्कुल ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ही लिखे हैं सब जानवरों के बारे में। अब जैसे बाघ की बात करें तो बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। पहला पॉइंट, जो बाघ की मूंछें होती हैं वो हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं। मतलब उनकी मूंछें हिलने लगती हैं, हवा में जो कंपन हो रहा है उसको भाप लेती हैं, और उससे ही सही शिकार का पता चल जाता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है, वह दूसरा बाघ इसी गंध को तुरंत पहचान लेता है। मतलब जो मलमूत्र वाली गंध होती है उस ये एक दूसरे से पहचान लेते हैं कि कोई बाघ है वहाँ पे। बाघ का घुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुनाया जा सकता है। ठीक,
बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। मतलब कहने का ये है कि शिकारी वगैरह है या कोई खतरा है तो ये अपनी आवाज़ चेंज कर लेता है। बाघ शिकारी की, जो बाघ होता है वो शिकारी, जैसे या शिकारी आया है, झाड़ियों में शिकारी वगैरह है, उसके हिलने या फिर हवा से पत्ते हिलने के में अंतर पहचान लेता है कि पत्ते हवा से हिल रहे हैं या किसी शिकारी के आने से हिल रहे हैं, उनमें अंतर पहचान लेता है। बाघ के शरीर पर पीले व काले रंग की धारियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई बाघ के बारे में। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुए आपके। अब बात करेंगे हम हाथी के बारे में। हाथी, देखो हाथी की बात करें तो हाथी जो होता है, हाथी अगर वजन की बात करें तो 3 महीने के हाथी का वजन करीबन 200 किलो होता है। 200 किलो के करीब होता है 3 महीने के जो बच्चा होता है उसका वजन। एक दिन में केवल हाथी मतलब सबसे कम आराम करता है, 2 से 4 घंटे ही सोता है। एक बड़ा हाथी एक दिन में लगभग 100 किलो से ज़्यादा पत्ते व झाड़ियाँ खा लेता है। ठीक है, हाथी को पानी व कीचड़ में खेलना पसंद होता है। अब देखो जो हाथी होते हैं ना, तो हाथी में जो बुजुर्ग हथनी होती है वो झुंड की सरदार व नेता होती है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि इनमें जो मादा हाथी होती है वो सरदार होती है ग्रुप की। नर बच्चे जो होते हैं, जो नर वाले हाथी होते हैं, वो 14 से 15 साल में ही अपने झुंड को छोड़ देते हैं। ठीक, मतलब जो छोड़ देते हैं, ग्रुप में जो होते हैं वो बच्चे और हथनियाँ होती हैं, और सबसे जो बूढ़ी होती है हथनी वो उसकी सरदार होती है, और नर बच्चे 14-15 साल से ही अपना ग्रुप छोड़ देते हैं। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। तो ये बात हो गई हाथी के बारे में। यहाँ तक की चीज़ें आपकी क्लियर हो गई सारी। ठीक है, तो जानवरों के बारे में बताया हमने, कहाँ पे आगे स्लॉथ के बारे में हो गया, बाघ के बारे में हो गया, हाथी के बारे में हो गया। तो ये चीज़ हो गई, यहाँ तक क्लियर हो गई। अब देखो आगे बात करेंगे लंगूर की। तो जो लंगूर होता है, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर, देखो ये ना अंगूर क्या करता है, सबसे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बैठता है जाके, और उस पर बैठकर लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना करता है। मतलब कहने का ये है, वो लंगूर जो है सबसे ऊंची डाल पर बैठा रहता है, और जो वहाँ पे आसपास में जो भी जीव रहते हैं और देखता है कि कोई खतरा आ रहा है या कोई शिकारी आ रहा है, कोई शेर आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो खास आवाज़ निकालता है। आवाज़ निकालता है, उस आवाज़ निकालने से अपने साथियों को चौकन्ना कर देता है, वहाँ के आसपास के जीवों की रक्षा कर देता है। ये काम होता है लंगूर का। अब बात करेंगे, नेक्स्ट है कुत्ता। देखो कुत्तों के इलाके बटे हुए होते हैं। ठीक, इनके इलाके बटे रहते हैं। एक कुत्ता दूसरे को मल मूत्र की गंध से पहचान लेता है कि कोई दूसरा इलाके का कुत्ता आया है। समझ में आ गया? ये हो गए कुत्ते के बारे में। अब बात करेंगे केंचुए की। तो देखो केंचुए की अगर हम बात करें तो केंचुआ तो आपने सबने देखा है। तो केंचुआ जो होता है वो गीली मिट्टी में रहता है। ज़्यादातर हम कब देखते हैं उसे? बरसात के मौसम में। ठीक है, तो ये गीली मिट्टी में रहता है। इन्हें किसानों का मित्र कहते हैं। ठीक, क्योंकि ये कार्बनिक पदार्थ को खाकर मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। जो भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको खाता है और मिट्टी को पोला कर देता है, उपजाऊ बनाता है। इनका शरीर जो होता है वो बेलनाकार, लंबा व कई छोटे छोटे छल्लों में बटा रहता है। मतलब कहने का यह है कि जो इसका शरीर रहता है वो कम से कम 100 से 150 खंडों में बटा रहता है।
ठीक है। जो केंचुआ होता है वो फसल की पैदावार को 25% तक बढ़ा देता है। मतलब कहने का ये है, जब मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, मिट्टी को अच्छी बना देता है, तो फसल 25% तक वृद्धि कर देता है फसल में। ठीक। ये वर्मी कंपोस्ट के रूप में उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद भी प्रदान करता है। अब वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, तो देखो, वर्मी कंपोस्ट की बात करें तो ये केंचुए क्या करते हैं, जो भी कचरा, गोबर, पत्तियाँ, जो भी बचा हुआ भोजन, उनको क्या कर देता, उनको उन छोटे छोटे उसमें विघटित या मतलब तोड़ देता है। ठीक। और उनसे क्या करता है, कार्बनिक खाद प्रदान कर देता है या जैविक खाद प्रदान कर देता है, जो मतलब जो अच्छे फसल के, जो मिट्टी के काम आए, मिट्टी में आसानी से मिल जाएं, जो कचरा, गोबर, पत्तियाँ होती हैं उनको बदल देता है, उनको खा के, मतलब उनको खा के मिट्टी में ही मिला देता है, ताकि मिट्टी क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। ठीक। तो ये बात हो गई यहाँ पे केंचुए के बारे में। अब आगे बात करेंगे चींटियों की। देखो, चींटियों के बारे में मैंने पिछली बार उसमें बताया था कि चींटियाँ क्या करती हैं, चींटियाँ जो अपने समूह के सदस्यों को गंध से पहचान लेती हैं। अब देखो, चींटियाँ पूरे ग्रुप में रहती हैं, पूरे समूह में रहती हैं, सबसे पॉइंट। अब चींटियों जो होती हैं, इनके काम बटे हुए होते हैं। अब पहले बात करें तो इनमें जो होती है रानी चींटी जो होती है, वो रानी चींटी क्या काम करती है, वो अंडे देती है। ठीक है। सिपाही चींटी जो होती है वो बिल का ध्यान रखती है, और जो काम करने वाली चींटी होती है वो भोजन ढूंढकर बिल के पास तक लाती है। ये काम होता है चींटियों का। ठीक। और ये क्या करती हैं, वही इनकी मेन बात है कि चींटियाँ गंध से रास्ता ढूंढ लेती हैं। एक दूसरे के पीछे, आपने देखा नहीं है, लाइन से चलती हुई रहती हैं, ये एक दूसरे की गंध से उनके पीछे पीछे चलती रहती हैं। ठीक है। तो गंध से पहचान लेती है कि हमारे ग्रुप के सदस्य कहाँ हैं, किधर जाना है, ऐसे उनके पीछे चलती हुई रहती हैं। तो ये यहाँ तक की चीज़ें आ गई, क्लियर हो गई, चींटियों के बारे में आ गया समझ में। आगे देखो, आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है, ये छोटे छोटे टॉपिक है पर इनसे कोई कोई क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं। अब जैसे बात करें सामाजिक कीट की, तो सामाजिक कीट वो कीट हैं जो एक प्रजाति के साथ एक समुदाय, एक कॉलोनी, एक बस्ती में रहते हैं। मतलब कहने का ये है, एक पूरे ग्रुप में ग्रुप बना के रहते हैं। तो इनमें ऐसे कौन कौन से होते हैं जिन्हें सामाजिक कीट कहते हैं। जैसे बात करें हम दीमक की, तो दीमक देखा होगा आपने, पूरे ग्रुप में रहती है। किसी लकड़ी वकड़ी में देखा होगा तो उसको तोड़ते हैं लकड़ी को, तो पूरे ग्रुप में गुच्छे निकलते हैं। ततैया पेड़ के ऊपर पूरा वो बना के रहता है अपना। ठीक है। मधुमक्खियाँ, चींटियाँ, ये सब क्या हैं, ये सामाजिक कीट हैं जो क्या करते हैं, एक मतलब ग्रुप में रहते हैं। पूछ लेता है कि सामाजिक कीट कौन से होते हैं। ठीक। ऐसे उसमें ऑप्शन दिए हुए रहते हैं तो पूछ लेता है। आगे देखो, आगे बात करेंगे चूहा की। जो चूहे होते हैं वो देखने की क्षमता तो कम होती है चूहों की, पर सूंघने, छूने व टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। मतलब देखने की क्षमता कम होती है पर चीज को सूंघ के तुरंत बता देते हैं कि यहाँ पे क्या चीज रखी हुई है। तो सूंघने छूने की क्षमता इतनी होती है। अगर मगरमच्छ की बात करें तो इसमें छोटे छिद्र जैसे कान होते हैं जो क्या हमें दिखाई नहीं देते मगरमच्छ में। ठीक। आगे आते हैं छिपकली के बारे में। छिपकली में भी ऐसे ही छोटे छिद्र होते हैं जो जिन्हें कान, जिसे कान कहते हैं, पर हमें सही से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक। ये बात होगी छिपकली के बारे में। अब आती है मछलियाँ। जो मछलियाँ होती हैं वो खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है। मतलब इस तरीक़ा से करती हैं, वहाँ पे वो उछल कूद इस तरीक़ा से करती हैं जिससे पता चल जाए कि यहाँ पे कुछ खतरा होने वाला है। अब आगे बात करेंगे गिलहरी की। तो देखो, जो गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, मतलब जो आगे वाले दांत होते हैं ना गिलहरी के, वो हमेशा बढ़ते रहते हैं। कैसे? क्योंकि वो दांतों से काटने और कुतरने के कारण उनके दांत घिसते रहते हैं, और दांत जैसे जैसे घिसते रहते हैं फिर ऐसे धीरे धीरे बढ़ते भी रहते हैं। तो ये काम होता, ये बात है गिलहरी के बारे में। तो यहाँ तक के पॉइंट आए समझ में? ठीक, हो गई ये चीज़ क्लियर। आगे देखो, आगे पढ़ेंगे हम गाय के बारे में। अब अगला एनिमल आता है हमारा गाय। देखो,
जो गाय की बात करें तो गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं। जो आगे वाले दांत होते हैं वो पत्तों को काटने के लिए होते हैं, और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं जो घास या पत्तों को चबाने के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया गाय के बारे में। अब देखो, एक होती है, एक वर्ली जनजाति है, वो वर्ली कला के लिए फेमस है, और जो किससे बनाई जाती है, जो गाय के गोबर व मिट्टी से बनाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्ली जो जनजातियां हैं वो किसके गोबर से अपना वो वर्ली कला बनाती हैं, तो किससे, गाय के गोबर से और मिट्टी मिला के उससे वो कला बनाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया गाय के बारे में। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे सांप के बारे में। तो देखो, हमारे देश में 4 प्रकार के जहरीले सांप होते हैं: नाग, दोबैया, क्रैत और अफाई। ये 4 प्रकार के होते हैं। जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले दांत, जो खोखले दांत होते हैं, उसके जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। मतलब उसके खोखले दांत रहते हैं और जैसे ही मारता है वो जहर शरीर में पहुंच जाता है व्यक्ति के। इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है, जो उसी सांप के जहर से बनी होती है। समझ में आ गया? इनके बाहरी कान होते हैं, सांपों के मतलब बाहरी कान होते हैं, जो जमीन पर कंपन होती है ना, जमीन के कंपन को सुन पाते हैं। जैसे उन्हें हल्की सी जमीन पे दलक सी लगती है, उसको वो पहचानते हैं। सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। ठीक, सांप खेतों में चूहों को खाकर फसल को बचाता है। अब अगर सांप की बात बताएं तुम्हें, तो सांप जो होता है ना, सांप सुनता नहीं है, सांप सुन नहीं पाता है। केवल जब जैसे बीन वीन बजती है ना, तो बीन के हिलने के अनुसार, बीन हिलने के अनुसार ही वो अपना सिर हिलाता है। इसी को लोग कहते हैं कि मतलब सांप नाच रहा है। वो नाचता नहीं है, उस बीन के अकॉर्डिंग ही अपना सिर हिलाता है। ठीक, तो ये बात होगी सांप के बारे में। अब बात करेंगे मच्छर की। तो मच्छर हमारे शरीर को गंध से ही ढूंढ लेते हैं। शरीर जो हमारा मतलब मानव शरीर की गंध से ही ढूंढ लेते हैं। खासकर जो पैर होते हैं ना, तो पैर के तलवे की गंध से ढूंढ लेते हैं कि यहाँ पे मानव है। ठीक, मच्छर पानी में अंडे देते हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी जो बीमारियां वो मच्छरों से फैलती हैं। मक्खी से डायरिया, हैजा और टाइफाइड फैलता है। मक्खी अपने पैरों में कीटाणु लाती है और आकर पानी व खाने पर बैठकर दूषित कर देती है। इससे क्या होते हैं, इससे ही बीमारियां फैलती हैं। ठीक, अगर इनके बचाव की बात करें या इनसे किस तरीक़ा से बचा जाए, तो देखो, जो जमा हुआ पानी रहता है उसमें मिट्टी का तेल छिड़कना। अगर जैसे कहीं खट्टा पानी है, उस पर मिट्टी का तेल छिड़क दो तो क्या हो जाता है, वो पानी साफ हो जाता है। पानी में मछली को छोड़ना, जब पानी में मछली छोड़ देंगे ना, तो क्या करेंगे, वहाँ पे जो मच्छर है, मच्छर वहाँ पे आके अंडे देंगे और मछलियाँ उन अंडों को खा जाएगी। तो इससे भी मच्छर नहीं बढ़ेंगे। घरों में DDT को छिड़कना। ठीक, और आसपास पानी जमा नहीं होने देना। ये इनके बचाव के कारण है। ठीक, तो यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हुई आपको। तो आज के लिए ये आपके सारे मैंने एक एक पॉइंट से एक जानवर करा दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही है। मैंने अच्छे से किया है, कोशिश की है कि आपकी समझ में ठीक से आए। ठीक है, और एक एक चीज़ को आप अगर धीरे से पढ़ के देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, धन्यवाद।